नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम जो गवर्नमेंट ने लेबर रिफॉर्म्स 2019-2020 में जो कानून पास किए थे 21 नवंबर 2025 को वो इंप्लीमेंट कर दिए हैं। हम उन रिफॉर्म्स की बात करने वाले हैं कि वो किस तरीके से भारत की तस्वीर को, भारतीयों की तस्वीर को चेंज करने वाले हैं, भारतीयों के जीवन को किस तरीके से वो अच्छा करने वाले हैं, उसमें उन्नति करने वाले हैं। देखिए, ये जो फॉर्म्स हैं, जो सरकार की सोच है, वो भारत को विकसित भारत की ओर ले जाने वाले कदम वो बता रहे हैं। विकसित भारत से क्या मतलब है? विकसित भारत से मतलब है जहां ना तो जो एम्प्लॉय है, जो काम करने वाला है, उसका शोषण हो, ना ही इंडस्ट्रियलिस्ट जो एम्प्लॉयर है उसका शोषण हो। देखिए, दो तरीके के सिस्टम है। एक सिस्टम जो यूरोप में किसी समय में इंडस्ट्रियल जो युग था उस समय होता था, यानी कि देश तो आगे बढ़ रहा था, उत्पादन क्षमता बहुत ज्यादा थी, उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ रहा था, पर जो एम्प्लॉय है, जो वहां का जो लेबर था, उसका बहुत ज्यादा शोषण होता था। तो हम इस तरीके का भारत नहीं चाहते। दूसरा जो सिस्टम है, जैसा कि केरला में है, पश्चिम बंगाल में है, जहां कभी भी स्ट्राइक हो जाती है, जो एम्प्लॉयर है उसको हमेशा स्ट्राइक का, यूनियन अग्रेशन का हमेशा डर रहता है। तो वहां पर जो एम्प्लॉयर है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, इंडस्ट्रीज नहीं लगाते। एक तरीके से वहां पर एम्प्लॉयर का शोषण होना शुरू हो गया है। तो ना हम जो यूरोपियन वाला सिस्टम था, ना हम वो चाहते हैं, और ना ही जो केरला वाला जो सिस्टम है हम वो चाहते हैं। अब हम बात करते हैं उन कानूनों की जो लेबर रिफॉर्म्स, पहले देखिए 29 तरीके के अलग अलग कानून थे, अब उन कानूनों को 4 मोटे मोटे कानूनों में बदल दिया गया है। अब जो ये कानून थे ये 2019-2020 में बनाए गए थे, लेकिन क्योंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अपने अपने तरीके से कानून बना सकते हैं, लेकिन जो केंद्र सरकार ने बनाए हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट है उससे नीचे नहीं जा सकती। तो स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको आपस में कोऑर्डिनेशन में थोड़ा समय लग गया, बीच में कोविड का समय भी आ गया। तो जो 2019-2020 के जो कानून थे उन्हें अब 2025 में लागू किया गया है। देखिए, जो कानून है उनकी लिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन जो साधारण व्यक्ति को बिल्कुल डायरेक्टली इफेक्ट करने वाले हैं, जो मोटे मोटे कानून हैं, हम इस वीडियो में उन कानूनों की बात करेंगे, जिससे कि वीडियो थोड़ा छोटा रहे। अब देखिए, जो सबसे पहला, जो सबसे मुख्य कानून है वो है कोड ऑफ वेजेस, यानी कि जो वेजेस है, जो पगार मिलने वाला है एम्प्लॉयज को, उसमें कुछ नियम बनाए गए हैं। वो क्या क्या नियम है? देखिए, एक तो मिनिमम जो वेजेस है वो निश्चित कर दिए गए हैं कि एक एम्प्लॉय को कम से कम इतनी सैलरी देनी होगी उसके स्किल के हिसाब से। स्किल से क्या मतलब है? देखिए, किस किस तरीके के स्किल हो सकते हैं। कोई जो एम्प्लॉय है वो अनस्किल्ड हो सकता है, वो सेमी स्किल्ड हो सकता है, वो स्किल्ड हो सकता है, या फिर हाईली स्किल्ड हो सकता है। तो उसके स्किल के हिसाब से जो एक मिनिमम वेजेस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिए कि भाई उतनी सैलरी तो उतने वेजेस आपको देने ही पड़ेंगे, उससे कम नहीं दे सकते। अब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने सिटी के हिसाब से, देखिए कोई इंडस्ट्री हो सकता है किसी गांव में हो, किसी कस्बे में हो, किसी शहर में हो, ठीक है, तो वहां पे कहीं पे ज्यादा महंगाई होगी, कहीं पे कम महंगाई होगी। तो वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो जो मिनिमम वेजेस सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड करे हैं उसके ऊपर अगर वो देना चाहे तो दे सकती है, पर उसके नीचे वो नहीं जा सकती। एक बात तो हो गई है। दूसरी बात क्या है कि अभी क्या होता है, जब किसी इंडस्ट्री में कोई लेबर काम करती है, कोई एम्प्लॉय काम करता है, जहां रेगुलर एम्प्लॉयज होते हैं वहां उन्हें दिक्कत बहुत कम होती है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉयज हैं या किसी टाइम लिमिट के लिए लिए गए हैं, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, तो बहुत सारी सिचुएशन इस तरीके की होती है जहां एम्प्लॉय को अपॉइंटमेंट लेटर भी नहीं दिया जाता, यानी कि मुंह जवानी चलता है। तो अब क्या सिचुएशन बना दी है, अब क्या कानून बना दिया है कि अपॉइंटमेंट लेटर देना जरूरी है, जिसमें जो एम्प्लॉयर है वो लिख के देगा कि हम एक स्किल्ड वर्कर को अनस्किल्ड वर्कर को ले रहे हैं और हम इसे इतने वेजेस दे रहे हैं। तो ये चीज जरूरी कर दी गई है। अपॉइंटमेंट लेटर है ना, अपॉइंटमेंट लेटर है, सैलरी स्लिप है, उसमें ये लिख के देना जरूरी है कि हम ये जो एम्प्लॉय है इसको किस कैटेगरी में ले रहे हैं, स्किल्ड बंदे की कैटेगरी में ले रहे हैं या सेमी स्किल्ड बंदे की कैटेगरी में ले रहे हैं, और उसे इतने वेजेस दे रहे हैं। अभी तक क्या होता था, कई कई जगह हम जो वो एम्प्लॉयर है वो कोई स्किल्ड बंदा लेता था और उसे अनस्किल्ड की सैलरी दे रहा होता था, लेकिन अब जब वो साफ साफ लिखेगा तो वो जो एम्प्लॉय है उसे साफ साफ पता चलेगा कि इसने मेरे साथ क्या शोषण करने की कोशिश की है।
तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं वो इस रिफॉर्म्स के बाद नहीं आएंगी। इस तरीके की जो गवर्नमेंट की योजना है। अब देखिए एक उसमें क्या चेंजेस किए गए हैं या एक रिफॉर्म क्या किया गया है, अगर सेम स्किल का बंदा है तो सैलरी सेम देनी पड़ेगी। यानी कि जैसे कोई मेल है और कोई फीमेल है, तो ऐसा नहीं है आप मेल को 10,000 देंगे और फीमेल को 6,000 देंगे। तो जेंडर जस्टिस का यहां ध्यान दिया गया है। और एक चीज क्या की गई है, जो सैलरी का स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन किया गया है। अभी तक क्या होता था कि जैसे कोई जो एम्प्लॉयर है, कई तरीके के जो एम्प्लॉयर होते हैं वो क्या करते हैं कि 15,000 सैलरी दे रहे हैं, तो 12,000 मतलब जो है अंडर द टेबल दे रहे हैं और 3,000 वो दिखा रहे हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम इस सुधार के थ्रू नहीं आएगी। उसने क्या किया है, जो लॉ बनाया है उसमें जो सैलरी है, जो टोटल सैलरी है उसका 50% उसे बेसिक और डीए, डीए मींस डियर अलाउंस यानी महंगाई भत्ता, बेसिक और महंगाई भत्ता ये टोटल मिलाकर जो टोटल सैलरी है उसका कम से कम 50% होना चाहिए। यानी कि अगर टोटल सैलरी किसी की 15,000 है तो बेसिक प्लस डीए मिलाकर वो 7,500 कम से कम होना चाहिए। इस तरीके से उसको डिफाइन किया गया है। अब हम आगे जाके बात करेंगे कि इस बेसिक जो सैलरी है उसका क्या फर्क पड़ता है, ऐसा क्यों किया गया है। अच्छा, एक चीज और है, जो सैलरी है वो टाइम बाउंड है, यानी कि सैलरी एक निश्चित समय के अंदर देनी पड़ेगी। अभी तक बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि 2 महीने 3 महीने 6 महीने सैलरी ही नहीं मिली, तो वो सिचुएशन खत्म करने की कोशिश की गई है। टाइम से सैलरी मिलेगी एम्प्लॉय को, यानी कि जो निश्चितता है कि भाई मुझे 10 तारीख तक सैलरी आ जाएगी, यह निश्चितता उसमें प्रेजेंट या प्रदान करने की कोशिश की गई है। अब देखिए वो थी वेजेस की। अब हम बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी किस तरीके से यहां पर निर्धारित की गई है। सोशल सिक्योरिटी से क्या मतलब है कि भाई जॉब चली गई या फिर रिटायरमेंट के बाद जो ओल्ड एज है उसमें उसका खर्चा कैसे चलेगा, या कोई व्यक्ति बीमार हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो वहां पे जो फाइनेंस का जो क्रंच आता है, जो फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं, है ना, जो सिक्योरिटी के इश्यूज आते हैं, वो किस तरीके से इसमें सॉल्व किए गए हैं, अब हम उसकी बात करते हैं। देखिए जैसे ओल्ड एज है, बंदा जब रिटायर होगा या फिर उसकी जॉब चली गई तो उसका काम कैसे चलेगा, उसके लिए होता है ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। यानी कि अगर किसी व्यक्ति की सैलरी अगर 15,000 रुपए तक है, यहां पर सैलरी से क्या मतलब है, बेसिक वेज प्लस महंगाई भत्ता, उन दोनों को मिलाकर अगर वो 15,000 से कम बैठता है तो उसका पीएफ कटेगा एम्प्लॉय का। वो जो पीएफ कटेगा वो होगा बेसिक सैलरी के आधार पे, बेसिक सैलरी का 12% उसका पीएफ कटेगा, इकट्ठा होता जाएगा, प्लस 12% ही जो एम्प्लॉयर है वो अपनी तरफ से उसमें ऐड करेगा। यानी कि बेसिक सैलरी का 24% उसके अकाउंट में इकट्ठा होता जाएगा। कौन से अकाउंट में, पीएफ अकाउंट में। जो पीएफ अकाउंट है, देखिए हर एम्प्लॉय का एक पीएफ अकाउंट बनाया जाता है एम्प्लॉयर द्वारा। अगर उसने 6 जगह काम किया है तो वो जो पीएफ अकाउंट है वो कनेक्ट कर दिए गए हैं यूएएन नंबर के साथ। यूएएन मतलब यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। यूएएन नंबर हमेशा सेम रहता है, तो हर कंपनी का उसका जो पीएफ का अकाउंट नंबर है वहां से यूएएन को कनेक्ट कर दिया जाएगा, और वहां जो उसका जो पीएफ हर महीने 24% जो मिलता है, कुछ उसका कटता है कुछ एम्प्लॉयर का कटता है, वो इस यूएएन अकाउंट में इकट्ठा होता जाएगा। अब अगर उसकी जॉब चली गई, 2 महीने हो गए 3 महीने हो गए, तो वो इस अकाउंट से यूएएन से डायरेक्टली डिजिटली ऑनलाइन अब वो पैसे निकलवा सकता है। या फिर बुढ़ापे में जब उसे जरूरत होगी पैसों की, जब उसके पास काम धंधा नहीं होगा, तो वो अपने पीएफ अकाउंट से ऑनलाइन उन पैसों को निकालकर अपना घर खर्च निकाल सकता है। इस तरीके से जो सोशल सिक्योरिटी है उसकी एंश्योर की गई है। अच्छा, इसमें एक तो हो गई पीएफ, और दूसरी चीज होती है ग्रेचुइटी। जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी से काम छोड़ता है तो उसे एक लमसम अमाउंट भी मिलता है ना। अब वो जो ग्रेचुइटी है वो अभी तक कंडीशन थी उसकी 5 साल, यानी कि अगर मैं किसी कंपनी में कम से कम 5 साल काम करता हूं तब मुझे वो ग्रेचुइटी मिलती थी। अब उस टाइम को घटाकर कर दिया है 1 साल, यानी कि अगर कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी में 1 साल भी काम करता है तो उसको वो ग्रेचुइटी मिल जाएगी। तो इस तरीके से पीएफ और ग्रेचुइटी में काम किया गया है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि ये अभी तक ये चीजें नहीं मिलती थी, ये चीजें अभी भी मिलती हैं, लेकिन फॉर्मल सेक्टर में जो रेगुलर एम्प्लॉयज हैं उनके लिए। लेकिन अब से जो और एम्प्लॉयज हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर बेस एम्प्लॉयज हैं, जो कैजुअल वर्कर हैं, जो 3 महीने 6 महीने साल भर के लिए लिए गए हैं, उन पर भी ये चीज लागू होगी। तो इस तरीके से जो हमारा थोड़ा छोटे लेवल का जो एम्प्लॉय माना जाता है, जो निचले तबके का लेवल एम्प्लॉय माना जाता है, उनको
सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है इसके द्वारा। अब ये हो गई दो चीज। अब तीसरी चीज देखिए किस तरीके से होता है। देखिए एक तो उसका अगर जॉब चली गई वो सॉल्व हो गया, अगर बुढ़ापे में है वो सॉल्व हो गया। तीसरी चीज होती है जो उसको जरूरत पड़ती है सबसे ज्यादा, अगर वो बीमार पड़ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उसके पैसे बहुत तेजी से खर्च होते हैं, वो सड़क पर आ जाता है या फिर उसका इलाज हो ही नहीं पाता। इसके लिए होता है ईएसआई। ईएसआई में क्या होता है कि उसका जो बेसिक सैलरी है उसका कुछ परसेंट 0.75% एम्प्लॉय का कटता है और 3.75% वो जो एम्प्लॉयर है, जो मालिक है, उसका कटता है और उसे ईएसआई का सर्टिफिकेट मिलता है, ईएसआई का नंबर मिल जाता है। यानी कि अब अगर वो बीमार है तो उसका इलाज जो वहां से उसकी मेंबरशिप ली हुई है कंपनी ने, उसे जो ईएसआई नंबर दिया है उसके आधार पर उसका इलाज फ्री में हो जाएगा। तो ईएसआई उसको किसी मेडिकल सिचुएशन में उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, उसे खतरे से बचाता है। अब देखिए ये जो ईएसआई है ये कब एप्लीकेबल होता है, अगर एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो 21,000 रुपए तक है। 21,000 जो ग्रॉस वेजेस है, उसकी जो टोटल ग्रॉस सैलरी है, अगर वो 21,000 रुपए तक है तो वो वहां पर एप्लीकेबल होता है। इसमें एक चीज और है, चाहे पीएफ का केस हो चाहे ईएसआई का केस हो, वहां पर जो कंपनी है उस सिचुएशन में होनी चाहिए। पीएफ के लिए किसी कंपनी में कम से कम 20 मेंबर होने चाहिए, 20 एम्प्लॉइज होने चाहिए, और ईएसआई के लिए उस कंपनी में कम से कम 10 लोग होने चाहिए, जब तब वो कंपनी पीएफ या ईएसआई के अंडर में आती है। ठीक है, तो एम्प्लॉय की सैलरी और किसी कंपनी में कितने लोग हैं उस आधार पर पीएफ और ईएसआई डिसाइड होता है कि उसे पीएफ मिलेगा या ईएसआई उसे मिलेगा नहीं मिलेगा। ये बात हमने कर ली कि भाई रेगुलर एम्प्लॉयज के लिए एप्लीकेबल होगा, टेम्परेरी लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा, या फिक्स टर्म जो 3 महीने 6 महीने सीजन के लिए लिए गए उनके लिए भी एप्लीकेबल होगा। एक कैटेगरी और इसमें ले ली गई है, जो जोमेटो है, ओला है, उबर है, इनके ड्राइवर्स हैं, या फिर जो डिलीवरी बॉयज है, फॉर एग्जाम्पल अमेजोन में डिलीवरी बॉयज है ना, जोमेटो में डिलीवरी बॉयज है, उनके लिए भी ये एप्लीकेबल है। यानी कि अमेजोन को अपने एम्प्लॉयज जो भी हैं, चाहे वो डिलीवरी बॉय हो चाहे वो कुक हो, कोई भी हो, उन सब एम्प्लॉयज के लिए ये जो स्कीम्स है पीएफ की, ईएसआई की, ये सारी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो एक बहुत बड़े वर्क फोर्स को सोशल सिक्योरिटी देने की कोशिश की गई है। एक चीज और, जो प्रेग्नेंट वुमन है, देखिए जो महिला है उसे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब होती है, जब वो प्रेग्नेंट होती है। ठीक है, तो उसकी जॉब छूट जाती है। उसको इस चीज से बचाने के लिए उसे मैटरनिटी पेड लीव्स, यानी कि जो वो मैटरनिटी के टाइम पे जो छुट्टियां लेंगी वो पेड होंगी, यानी कि उसके पैसे मिलेंगे। इस चीज की व्यवस्था उसमें की गई है कि उसे मेडिकल सपोर्ट भी मिले और उसे छुट्टियां भी मिले जिनका उसे पैसा मिलेगा। तो इस तरीके से मैन हो, वुमन हो, है ना, छोटा एम्प्लॉय हो, बड़ा एम्प्लॉय हो, सबको सोशल सिक्योरिटी के नेटवर्क में लाने की कोशिश की गई है। अब देखिए ये हो गए एम्प्लॉयज के बेनिफिट्स। कंपनीज की बढ़ेंगी कॉस्ट, तो कंपनी को क्या फायदा होगा, है ना। अगर कंपनी को लॉस ही लॉस होंगे तो कोई भी व्यक्ति भारत में कंपनी क्यों लगाएगा। तो कंपनीज को भी यहां पर फायदे दिए गए हैं। कंपनीज को किस तरीके से यहां पर संतुलित किया गया है, देखिए पहले जहां पे 29 लॉस हुआ करते थे, बहुत सारी जगहों के कंपनियों को चक्कर लगाने पड़ते थे, जी हजूरी करनी पड़ती थी। अब 29 लॉज को कन्वर्ट करके केवल 4 कानूनों में बदल दिया गया है, यानी कि कॉम्प्लायंस करना बहुत इजी हो गया है। तो जो कंपनी है उसका जो कागज बनाने का जो कागजी जो खर्चा था, है ना, जो पेपर वर्क था, वो बहुत कम हो जाएगा, वो 60-70% कम हो जाएगा। कॉम्प्लायंस कॉस्ट, देखिए अभी क्या होता है, किसी भी कंपनी को जो है वकील रखने पड़ते हैं, सीए रखने पड़ते हैं, इतने सारे उसमें झंझट होते हैं, है ना, तो वो कॉस्ट कम हो जाएगी। सबसे बड़ी बात, कॉस्ट से भी सबसे बड़ी बात होती है जो उसके झंझट है, जो उसका सिर दर्द है एम्प्लॉयर का, वो सबसे ज्यादा उसे परेशान करता है कि उसे बार बार ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो वहां पर जो वो कॉम्प्लायंस है उसे इजी कर दिया गया है, यानी कि अब लॉस बहुत कम रह गए। तो जो कॉम्प्लायंस कॉस्ट है वो कम भी हो गई है, प्लस जो सिर दर्द है वो बहुत कम हो गया है। तो एक बात तो हो गई है। दूसरी बात क्या हो गई, अभी तक क्या होता था कि देखिए जो कंपनी है, ज्यादातर क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज में एक स्पेसिफिक सीजन में बहुत ज्यादा काम रहता है और बाकी के टाइम में काम कम हो जाता है। तो अब उसके पास एक छूट है, एक लीगल छूट है कि वो फिक्स टर्म के लिए एम्प्लॉय ले सकता है। यानी कि उसे ये लगता है कि भाई इन 4 महीनों में या इन 6 महीनों में मेरा काम बहुत ज्यादा है, या फिर उसका कोई प्रोजेक्ट आया, 1 साल प्रोजेक्ट चलने वाला है, 2 साल प्रोजेक्ट चलने वाला है, जहां बहुत ज्यादा मैन पावर की जरूरत होगी। तो अभी तक क्या होता था कि उसने कोई व्यक्ति लिया, 10 लोग लिए, अब जब वो निकालने लगा उन 10 लोगों को, जब वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो वो कोर्ट जा सकते थे,
है ना, वो कि भाई इस तरीके से बात कर सकते थे कि आप हमें नहीं निकाल सकते, है ना। लेकिन अब इसको लीगल कर दिया है, यानी कि एम्प्लॉय को पहले ही बताकर कि भाई हम आपको 1 साल के लिए ले रहे हैं, 2 साल के लिए ले रहे हैं। तो जो सिचुएशन पहले क्लियर नहीं थी, जो एम्प्लॉयर हमेशा डरता रहता था कि यार पता नहीं बाद में क्या हो जाए, अब उसको एक लॉ की क्लैरिटी आ गई है कि भाई वो ऐसा लॉफुली कर सकता है कि एक फिक्स टर्म के लिए वो व्यक्ति हायर कर सकता है। फैसिलिटीज उसे सारी देनी पड़ेंगी, मेडिकल की फैसिलिटी हो, पीएफ की फैसिलिटी हो, ईएसआई की फैसिलिटी हो, फैसिलिटी उसे सारी देनी पड़ेंगी। लेकिन वो प्री डिसाइड करके पहले ही एम्प्लॉय को बता के वो डिसीजन ले सकता है कि भाई हम आपको 2 साल के लिए ले रहे हैं, 1 साल के लिए ले रहे हैं, या फिर 6 महीने के लिए ले रहे हैं। एक बात हो गई एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉयर के लिए ये कि भाई उसे क्लैरिटी आ गई, अब उसे डर नहीं है। तीसरी बात क्या हो गई, देखिए जो एम्प्लॉयर होता है उसका सबसे बड़ा डर क्या रहता है, उसे सबसे बड़ा डर यह रहता है जहां भी प्रोडक्शन होता है कि भाई एम्प्लॉइज जो है वो हड़ताल ना कर दें, जो उसका अभी करंट में ऑर्डर चल रहा है वो रह ना जाए। ऐसा ना हो कि भाई मुझे कंपनी बंद करनी पड़ जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा लॉसेस होते हैं अगर ऑर्डर को पूरा ना करा जाए। तो ये जो पॉसिबिलिटी है स्ट्राइक्स की, जो अचानक से स्ट्राइक हो जाए, उसके लिए सरकार ने कानून बनाया है, उसके लिए सरकार ने रिफॉर्म्स किए हैं। क्या रिफॉर्म्स किए हैं कि अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शन, कोई कंफ्लिक्ट होता है एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर के बीच में, और एम्प्लॉइज जो है उनको कहीं भी कुछ गलत लगता है, तो वो ऐसा नहीं है कि आज गलत लगा और कल स्ट्राइक पे चले जाए, पहले उन्हें नोटिस देना पड़ेगा 14 दिन का। ठीक है, 14 दिन का नोटिस दिया, उसके बाद 14 दिन का कंसिलेशन पीरियड होगा, यानी कि सुलह का पीरियड होगा 14 दिन, जिसमें जो लेबर कमिश्नर है उसकी प्रेजेंस में होगा, यानी कि कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी बिटवीन द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। ऐसा नहीं है कि भैया आज हमें ये प्रॉब्लम है और कल से हम स्ट्राइक चालू कर दें। 14 दिन का हमने नोटिस पीरियड दिया, उसके बाद सुलह होने की कोशिश होगी 14 दिन तक। अभी भी अगर बात नहीं बनी और डिसाइड ये हुआ कि भाई हम हड़ताल पर जाएंगे, तो ऐसा नहीं है एकदम से चले गए। जो 14 दिन है वो शुरू के प्लस 60 दिन, यानी कि टोटल 74 दिन, 74 डेज, उसके बाद ही स्ट्राइक की जा सकती है। यानी कि एक एम्प्लॉयर को इतना टाइम दे दिया गया है कि वो अपने ऑर्डर्स, जो करंट ऑर्डर्स चल रहे हैं, वो उनको पूरा कर सके। यानी कि ऐसा ना हो कि कंपनी एकदम से घाटे में आ जाए और उसे कंपनी बंद करनी पड़ जाए। देखिए अगर कंपनी बंद करनी पड़ी तो लॉस उस एम्प्लॉयर को तो होगा ही, एम्प्लॉइज को भी होगा। तो इस तरीके से सिचुएशन करने की कोशिश की गई है कि कंपनी बंद ना हो, जो वो एम्प्लॉयर है उसे इतना लॉस ना हो जाए कि उसे कंपनी बंद करनी पड़े, उसे वहां से भागना पड़े। एक चीज और देखिए, एक तो होती है बिल्कुल डायरेक्ट स्ट्राइक कि भैया हम कल से नहीं आएंगे, है ना, सबने कर दिया। एक होती है इनडायरेक्ट स्ट्राइक, यानी कि जो एम्प्लॉइज हैं उन्होंने मिलकर ऐसा बनाया कि एकदम से मास लीव लेनी शुरू कर दी। मास लीव से क्या मतलब है, जैसे कि अगर 100 एम्प्लॉइज हैं, एकदम से 30-40 लोग छुट्टी पे चले गए नाराजगी की वजह से, तो अगर 10% से ज्यादा लोग एकदम से छुट्टी पर चले गए तो वो भी स्ट्राइक मानी जाएगी, वो भी हड़ताल मानी जाएगी। तो जो ये अगर इस तरीके से हड़ताल की जाती है, अगर इस स्पेसिफिक क्राइटेरिया से अलग हड़ताल की जाती है, तो उन पर लीगल एक्शन कंपनी ले। देखिए एक तो वो जो स्ट्राइक का समय है उसके लिए वेतन नहीं दिया जाएगा, दूसरी चीज उन पर एक्शन भी लिया जा सकता है। तो इस तरीके से जो एम्प्लॉयर है उसको कुछ छूटें दी गई हैं, कुछ उसकी हेल्प की गई है कि वो एकदम से घाटे में ना जाए, उसकी कंपनी एकदम से बंद ना हो जाए, जो उसके कम से कम जो करंट ऑर्डर्स चल रहे हैं वो रुक ना जाए, है ना। तो इस तरीके से एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉय को, दोनों को संतुलित करने की कोशिश की गई है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, वहां पर एम्प्लॉयर को सेफ्टी दी गई है, एक तरफ एम्प्लॉय को भी सेफ्टी दी गई है। जैसे कि अभी क्या होता है कि कई बार क्या पता पड़ता है कि एकदम से कोई कंपनी बंद हो गई बिना किसी इंफॉर्मेशन के, आज लोगों को लग रहा है ठीक ठाक है और 2 दिन बाद एकदम से बंद हो गई। तो अब से ऐसा नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि कंपनी को एकदम से लॉक कर दिया जाए, उसको पहले अपने एम्प्लॉयज को नोटिस देना होगा, अपने एम्प्लॉयज को इन्फॉर्म करना होगा प्रॉपरली कि भाई हम इस वजह से हमें घाटा लग गया, हम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे और हम इतनी तारीख तक इस कंपनी को हम बंद करने जा रहे हैं, जिससे कि एम्प्लॉयज को टाइम मिल सके, वो अपना कोई दूसरा काम धंधा ढूंढ सके, वो अपने जीवन यापन का तरीका कुछ ढूंढ सके। तो इस तरीके से, यानी कि जहां एम्प्लॉय भी ब्लैकमेल नहीं कर पा रहे एम्प्लॉयर को और एम्प्लॉयर भी एकदम से छोड़कर नहीं भाग रहा या एकदम से नहीं कंपनी को बंद कर रहा, तो दोनों को ही संतुलित करने का काम यहां पे किया गया है। अच्छा, अब ये हो गए एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को फायदे। अब इससे कंट्री को क्या फायदा होने वाला है, गवर्नमेंट को क्या फायदा होने वाला है। देखिए जो सबसे बड़ी बात है किसी भी कंपनी के लिए, उसका जो झंझट है, उसकी जो सिरदर्दी है, उसको यहां पर कम कर दिया गया है।
जहां पर जो केवल अब 4 लॉ उसको फॉलो करने हैं, यानी कि उसका जो कॉम्प्लायंस बर्डन है वो कम कर दिया गया है। तो कॉम्प्लायंस खर्चा भी कम हो गया है, सिरदर्दी भी कम हो गई है। इससे क्या होगा कि जो छोटी कंपनियां हैं, जो नई कंपनियां हैं, है ना, जो छोटी या जो बीच के लेवल की कंपनियां हैं, वो ज्यादा बनेंगी, वो ज्यादा खुलेंगी, यानी कि कंपनियों की संख्या बढ़ेगी। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी देश में ज्यादा आएगी। अब देखिए, जब नंबर ऑफ कंपनीज टोटल मिला के बढ़ेंगी तो जीडीपी बढ़ेगी, है ना, तो जो ओवरऑल इकोनॉमी है देश की वो ग्रो करेगी। एक बात तो हो गई है। दूसरी बात क्या होगी, देखिए जब प्रॉपर पीएफ खुलेगा, प्रॉपर ईएसआई अकाउंट खुलेगा, यानी कि वो जो डेटा है, वो जो अभी इनफॉर्मल सेक्टर है, अभी देखिए जैसे कि 100 लोगों में से 60 लोगों का डेटा तो है कि भाई जो रोजगार है, लेकिन 40 लोगों का डेटा नहीं है ना। अगर वो 40 लोग काम भी कर रहे हैं तो भी वो अनएम्प्लॉयड कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि उनका हमें कुछ पता नहीं है। तो इनफॉर्मल जो सेक्टर है उसको फॉर्मलाइज किया जा रहा है। अभी जो फॉर्मल सेक्टर है वो लगभग 60% है, तो इन कानूनों के बाद वो बढ़कर 75% हो जाएगा, जो एसबीआई का रिपोर्ट है वो ये कहती है। अब देखिए उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि वो जो फॉर्मल जितना सेक्टर होगा, यानी कि वो जो इतनी जॉब्स फॉर्मलाइज होंगी, वो डेटा सरकार के पास होगा। तो सरकार के पास एक चांस होगा कि वो जो अपनी स्कीम्स है, अपनी पॉलिसीज है, उसी हिसाब से बनाए कि भाई अब हमारे पास इतने लोग स्किल्ड हैं, इतने लोगों के पास इस स्किल के कारण एम्प्लॉयमेंट है और इतने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। तो वो जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको देखते हुए नई स्कीम्स लाए, नए प्रोग्राम्स लाए कि भाई उनको हम कैसे रोजगार दें। तो सबसे पहले कोई भी स्कीम बनाने के लिए उसके पास डेटा होना चाहिए सरकार के पास। तो जो इनफॉर्मल जो जॉब्स हैं या जो सेक्टर्स हैं, वो फॉर्मलाइज होने से वो जो डेटा है, जो करेक्ट डेटा है, वो सरकार के हाथ में आ जाएगा, जिससे कि स्कीम्स आगे के लिए बनाई जा सकती है। अच्छा, अब देखिए जो फॉर्मलाइजेशन भी हो गया, है ना, एम्प्लॉयज की सिक्योरिटी भी हो गई। इससे एक चीज और क्या होगी, जो पीएफ बढ़ा या जो पीएफ कटा, ईएसआई कटा या जो पेंशन मिलेगी, है ना, उससे क्या होगा कि जो इनकम है किसी भी एम्प्लॉय की, उसके अंदर सर्टेनिटी आ गई, है ना, उसकी जो सैलरी है वो बढ़ी भी है, प्लस वो एक निश्चित तारीख को आ भी जाएगी, तो एक सर्टेनिटी आ गई। जब सर्टेनिटी आती है तो किसी भी एम्प्लॉय में, किसी भी बंदे में कॉन्फिडेंस आता है ना, तो कॉन्फिडेंस आता है तो वो खर्च ज्यादा कर सकता है। जो उसकी इनकम बढ़ेगी इस वाले रिफॉर्म से, वो एक एस्टिमेशन ये है, एसबीआई की जो रिपोर्ट है उसमें 95 रुपीज पर डे की इनकम बढ़ेगी। अब अगर भारत के हिसाब से देखा जाए तो कोई व्यक्ति उसमें से 70% खर्च करता है और 30% सेव करता है। 70% अगर वो खर्च करेगा, अगर 95 रुपीज पर डे बढ़े, तो इसका मतलब क्या है कि 66 रुपीज पर डे उसका एक्सपेंस बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा। अब अगर कंजम्पशन बढ़ेगा तो उस कंजम्पशन को पूरा करने के लिए इंडस्ट्रीज, नई इंडस्ट्रीज खुलेंगी, है ना, यानी कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ेगा। इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी यानी कि उससे जीडीपी बढ़ेगा, प्लस इंडस्ट्रीज बढ़ेंगे तो उससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, यानी कि एक साइकिल पूरा हुआ। शुरू में लोगों की सैलरी बढ़ी, कंजम्पशन बढ़ा तो इंडस्ट्रीज बढ़ी तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा। तो इस तरीके से ये साइकिल काम करेगी। प्लस जो वो खर्चा बढ़ा है, एक एस्टिमेशन ये है कि वो लगभग 70,000 करोड़ पर ईयर वो खर्चा बढ़ने वाला है। उस हिसाब से इंडस्ट्रीज बढ़ेंगे और उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो सुख समृद्धि बढ़ेगी। तो इस हिसाब से एम्प्लॉय को फायदा होगा, एम्प्लॉयर को फायदा होगा और अल्टीमेटली देश को फायदा होगा। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें लेबर रिफॉर्म्स की बातें कवर की गई हैं। अगली बार किसी और महत्वपूर्ण विषय के साथ हम प्रस्तुत होंगे। थैंक यू।